हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्लास यूपी टेट की है और आज हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है 27 जून 2013 का। इससे पहले 2011 का पीआरटी का और जूनियर का करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सिस्टमैटिक ढंग से लगा हुआ है, देख सकते हैं आप जाके। और पार्ट 1 यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आज 15 क्वेश्चन कराएंगे और नेक्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चन, टोटल हो जाएंगे 30 क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2013 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता हैं। ऑप्शन क्या क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन और मुल्ला दाऊद। तो चंदायन के रचयिता जो है वो मुल्ला दाऊद है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेकिन हमें अन्य ऑप्शन भी देखने हैं क्योंकि एग्जाम में जो है ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है, इनकी जो सबसे फेमस रचना है और ये एग्जाम में केवल यूपी टेट में ही नहीं अन्य एग्जामों में भी पूछी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी की है फेमस रचना का नाम पद्मावत, ये आपको याद रखना है। अब कुतुबन की जो सबसे फेमस रचना है उसका क्या नाम है? कुतुबन की फेमस रचना है मृगावती। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है मंझन। मंझन की जो रचना है वो है मधु मालती। तो आपको इन सब रचनाओं को भी देखना है जिससे आपका धीरे धीरे तैयार होता चलेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, कुतुबन की मृगावती है और मंझन की मधुमालती और मुल्ला दाऊद की जो क्वेश्चंस में पूछा गया है चंदायन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विवेदी युग नामकरण किया गया, किसके नाम पर किया गया? ऑप्शन क्या क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सी सही हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का जो काल है कब से कब तक रहा। तो इनका द्विवेदी युग का काल कब से कब तक रहा? 1900 से 1918, ये भी आपको याद करना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे इस पेपर में ही रचनाओं को कितना महत्व दिया गया है। लगभग 30 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन के आसपास जो है वो रचनाओं से ही आए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, किसमें दिखाई पड़ी? ऑप्शन क्या क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या श्रीधर पाठक में। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है सुमित्रा नंदन पंत की कविता। और इनकी कविता क्या थी? इनकी कविता का नाम था उत्सव वर्ष। ये पहली कविता थी और ये आई 1920 में। और इनकी जो आखिरी कविता का नाम है वो है गुंजन, लास्ट कविता जिसमें छायावादी प्रवृत्ति झलकती है उसका नाम है गुंजन। तो ये फर्स्ट कविता हो गई छायावादी से रिलेटेड और ये लास्ट कविता हो गई। अब अगर इस ऑप्शन में आपको नाम दे रखा होता जयशंकर प्रसाद जी का तो ये ऑप्शन सही हो जाता। अगर सुमित्रा नंदन पंत का ऑप्शन होता तो भी आपको चुनना था जयशंकर प्रसाद। क्यों? क्योंकि इनकी जो रचना है कविता है वो पहले आई थी 1918 में। उस कविता का नाम है झरना, जिसमें जो है छायावादी प्रवृत्ति पहले दिखाई पड़ती है। तो ये जो है अगर ऑप्शन दिया होता तो आपको इसे चुनना था, लेकिन इसमें नहीं दिया है, इसलिए हमारा
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छायावादी प्रवृत्ति जो है किसकी कविता में दिखाई देती है? सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों और रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उन कविताओं का संग्रह का सही नाम क्या था? ऑप्शन क्या क्या है? पहला ताड़ सप्तक, प्रथम ताड़ सप्तक और सी है ताड़ सप्तक, डी है ताड़ सप्तक। तो देखिए ये वाला शाह नहीं होगा, ताड़ सप्तक के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये रचना जो है 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में जो है पिरोया गया था। और उन 7 कवियों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे अज्ञे जी हो जाएंगे, जिन्होंने वो पत्रिका जो है प्रकाशित की थी। तो सबसे पहले तो है सबसे पहले जो कवि हो गया वो अज्ञे ही हो गया। नेक्स्ट हमारे दूसरे हो जाएंगे गिरिजा कुमार। गिरिजा कुमार माथुर हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा हमारा भरत भूषण अग्रवाल। और फोर्थ हो जाएंगे हमारे मुक्तिबोध। फिफ्थ हमारे कौन हो जाएंगे? फिफ्थ हमारे हो जाएंगे प्रभाकर माछुए। नेक्स्ट हमारा 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएंगे नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन इतना डीपली पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर ताड़ सप्तक पूछा गया है तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से ताड़ सप्तक में आते हैं कवि, क्योंकि क्या पता कभी ये भी आ जाए। और लास्ट हमारा हो जाएगा रामविलास शर्मा। पता होना चाहिए अगर पूछा गया है रामविलास शर्मा। तो आपको 7 जो कवियों के नाम पता हो गए कौन कौन है। गिरिजा कुमार सबसे फर्स्ट अज्ञे हो गए, फिर सेकंड हो गए गिरिजा कुमार माथुर, थर्ड हो गया भरत भूषण अग्रवाल, फोर्थ हो गया मुक्तिबोध और फिफ्थ हो गया प्रभाकर माछुए, 6 नेमीचंद्र जैन और 7 रामविलास शर्मा। इनको जो है ताड़ सप्तक की उपाधि दी अज्ञे जी ने अपनी जो पत्रिका थी उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का 5th क्वेश्चन होगा और ये जो पेपर है 2013 का, इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं रचनाओं से संबंधित वो आप देख ही सकते हैं। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, धीरे धीरे याद करते चलिए। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन क्या क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है, मोहनदास नैमिषारण्य है और जयप्रकाश करदम है। और थर्ड ऑप्शन जयप्रकाश करदम हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया? सयोराज सिंह बेचैन हो गया। तो ये जो अपने अपने पिंजरे रचना है ये मोहनदास नैमिषारण्य की है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये आपको पता है हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है, ये हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। ये भी लिख लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। बार बार इसलिए बोलती हूँ कि क्लास में ही आपको याद हो जाए। अपने अपने पिंजरे बहुत फेमस आत्मकथा है और है ये मोहनदास नैमिषारण्य की, और ये हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। और नेक्स्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है उसका नाम है जूठन। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है जूठन, उनकी आत्मकथा का नाम है। फिर नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है इदत्रमम रचना किसकी है? ऑप्शन क्या क्या है? ममता कालिया है, चित्रा मुग्गल है,
बी ऑप्शन है मन्नू भंडारी, डी ऑप्शन है मैत्री पुष्पा। तो देखिए इदत्रमम रचना है मैत्री पुष्पा की, और इनकी अन्य भी रचनाएं हैं जैसे झूला नट, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, केवल वही बता रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारी चाक और बेतवा बहती रही। और भी बहुत सी हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया। बेतवा बहती रही है इनकी रचना का नाम है, बहती रही, क्योंकि ये 6 to 8 का है। लेकिन आप ये मत समझिए कि पीआरटी का है तो आपके में नहीं आएगा, पूछा जा सकता है, तो इसलिए करिए, क्योंकि रचनाएं तो किसी में भी पूछी जा सकती हैं। हिंदी का सिलेबस है, बस ये है पीआरटी का थोड़ा सा इजी आता है पेपर, ये 6 to 8 का है। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी का है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 100 अजान, एक सुजान, ध्रुत रसिक लाल और निसहाय हिंदू और श्यामा स्वप्न। तो सेवेंथ क्वेश्चन में बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है 100 अजान, एक सुजान। तो देखिए इस ऑप्शन का तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ध्रुत रसिक लाल का जो ध्रुत रसिक लाल उपन्यास है ये किसका है, ये है मेहता लज्जा शर्मा का, मेहता लज्जा शर्मा का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेवेंथ का जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 अजान, एक सुजान जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है और ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। 8th क्वेश्चन है हमारा, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। ऑप्शन क्या क्या है, गोदान किसकी है, गोदान है प्रेमचंद्र की, और इसमें कथा वस्तु की कसावट की कमी आई है ये देखना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी ग्रामीण पृष्ठभूमि को दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। तो देखिए कसावट की कमी आई है समेट लेने के कारण। और अगर आपने गोदान जो है, गोदान और गबन प्रेमचंद्र जी की बहुत फेमस उपन्यास है, और गोदान जो है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र पे ही है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इससे इस ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो इस आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। और ये जो रचना है प्रेमचंद्र जी की, इसीलिए इनको आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी की उपाधि भी दी गई है मुंशी प्रेमचंद्र जी को। और ये जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, इन्होंने इस रचना की तुलना टॉलस्टॉय के वार एंड पीस से की है। किससे की है इसकी तुलना, प्रेमचंद्र जी ने ही की है। टॉलस्टॉय की कृति है, इसकी कृति का नाम क्या है, वार एंड पीस। इससे किसकी तुलना की है, गोदान की। ये आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वार एंड पीस, पीस का मतलब होता है शांति और वार का मतलब होता है युद्ध। तो टॉलस्टॉय के वार एंड पीस से की गई है, और इसी रचना के कारण इनको जो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी की उपाधि भी दी गई है। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले इसको इरेज से रफ कर देते हैं, और देखिए इसमें करीब 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक जो है ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, सभी क्वेश्चन कृतियों से हैं। तो कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको धीरे धीरे याद करना चाहिए, क्योंकि अब 2 से 3 महीने बचे हैं। 1 से 2 महीने नहीं, 2 से 3 महीने बचे हैं अभी पेपर में। तो चलिए ये देखते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी। तो रसिक प्रिया भी बहुत फेमस कृति है, ये किसकी है ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और इस क्वेश्चन का जो कवि केशवदास हैं
उनकी कौन सी कृति है अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई? तो ये है रामचंद्रिका। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसमें जो है वर्णन किया गया है राम जी का, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। विभाव अनुभाव्य विचारी संयोग संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र किसका है, ये आपको बताना है। तो हमारा 10th क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है ए ऑप्शन है भरत मुनि, सी है वामन, बी है कुंतक और डी है क्षेमन। तो देखिए क्षेमेंद्र होगा यहाँ पे होगा क्षेमेंद्र, ठीक है, टाइपिंग एरर है। लेकिन इसका जो है विभाव अनुभाव्य विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, मतलब इन्होंने क्या बोला है, ये इस क्वेश्चन का सूत्र किसका है? ये भरत मुनि जी का सूत्र है। और इन्होंने बोला है विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? संचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? तो ये रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से होती है रस की उत्पत्ति। तो ये भी आपको ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है भरत मुनि ने। तो इसका भी जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये डिफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, कभी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने रस को किस तरीके से परिभाषित किया है। तो कई ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपको चुनना होगा। तो ये डिफिनेशन विभाव और अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आज 10 क्वेश्चन ही कराते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको 5 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन टोटल करा देंगे, तो ये पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग जो है ये 2013 है, फिर 2013 में हुआ था टेट का पेपर, वो कराएंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।